तो हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स क्लास 12th का। चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज का हमारा स्टार्ट होता है सेकंड चैप्टर। इसका चैप्टर हम पढ़ा देंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है। फिर से हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल, ए चार्ज, है ना, और भी बहुत कुछ हम पढ़ेंगे चैप्टर से। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो याद रखो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, यानी पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो अगर आपको एक डेफिनेशन याद होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, तो इसी तरह कुछ हमारा जो डेफिनेशन होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो भी कुछ सेम होता है। क्या होता है बात करते हैं। तो कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर एक चार्ज है तो उसका हम और उसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे। तो कहता है द एज इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइंड एज द इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफिनिटी टू द गिवन पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस। कह रहे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसमें हम एक चार्ज रखा है और एक दूसरे चार्ज को हम लाना चाहते हैं, है ना, जैसा समझ लो कि अगर एक चार्ज है तो उस चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर हम एक चार्ज को लाना चाहते हैं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। बात ऐसा समझ लो कि मालूम मैंने कहा कि अगर यहाँ पे चार्ज रखा है प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और मैंने कहा कि इन्फिनिटी पे एक रखा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, एक चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और कैसा हो, वो पॉजिटिव हो, जिसको हम बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कह रहा है इस चार्ज को अगर हम कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं, ये इन्फिनिटी पे रखा था, तो इन्फिनिटी से लेकर तक आने में एक पर्टिकुलर पॉइंट तक हम इसको ले आते हैं, इस पॉइंट पी पॉइंट तक ले आते हैं, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा था। तो हम जो वर्क करेंगे इसी वर्क को हम क्या बोलते हैं, इसी वर्क को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। याद रखना यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम हमेशा लाते हैं, किस चार्ज को लाते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं हमेशा इन्फिनिटी से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आता है, तो मैंने भी कहा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी जिस चार्ज को हम लेकर आ रहे हैं। जैसे मान लो अगर इस चार्ज की वैल्यू को अगर हमने अगर की नॉट से लिखा, है ना, चार्ज हमने इन चार्ज को लिखा अगर की नॉट से बोला, की नॉट इक्वल टू 1 कूलम है, तो हमें जो जितना वर्क करेंगे, हमें जो जितना वर्क करना पड़ेगा उसको डिवाइड कर देना इस की नॉट चार्ज से, हमारा क्या देगा, पोटेंशियल। तो वर्क डन वो इसको बोलते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज बोलते हैं, ठीक है। यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या रखना, यूनिट होता है इसका जूल, क्योंकि वर्क यूनिट होता है जूल और चार्ज यूनिट होता है कुलम, तो इसको बोलते हैं जूल पर कुलम। यूनिट क्या रखेंगे इसका, क्या होता है जूल पर कुलम, और इसको हम वोल्ट भी बोलते हैं, है ना, यानी 1 जूल डिवाइड बाय 1 कुलम को हम 1 वोल्ट भी बोलते हैं। बात करते हैं डायमेंशन की, बात करते हैं तो डायमेंशन होता है इसका ml2t-3a-1। कैसे कैलकुलेट करना है, सिंपल रखना, जूल मतलब एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन होता है ml2t-2 और चार्ज में होता है a इंटू टी, दोनों को डिवाइड कर देना, आपका डायमेंशन का आ जाएगा इसका, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन आ जाएगा। फॉर द स्टेट बोर्ड्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी स्टेट बोर्ड्स को डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है ना। सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे जिनके भी है उनको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब बात करते हैं कि अभी जब मैंने कहा था ना कि एक हम इलेक्ट्रिक फोर्स से अगेंस्ट हम वर्क कर रहे थे, बात आती है इलेक्ट्रिक फोर्स जो यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये है किसका, तो किसी ना किसी चार्ज का होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। तो हम कहते हैं कि हमने बात करती है कि मान लो अगर एक पॉजिटिव चार्ज आ रखा है प्लस क्यू चार्ज रखा, ठीक, तो इस चार्ज का किसी आर डिस्टेंस पर, है ना, इस आर डिस्टेंस पर जिस पॉइंट को हमने पी कहा, इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है उसको हम लोग बोलते हैं वी इक्वल टू, है ना, इसको बोलता है वी इक्वल टू के क्यू। मतलब समझो ऐसा कर रहे हैं कि एक पॉइंट हो गया, है ना, यहाँ पे चार्ज रखा है प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज रखा है, इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट हो गया हमारे पास पी, ठीक है, पॉइंट हो गया पी। तो इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो इस पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है उसका होता है वी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई 4πε0 डिवाइड बाई आर, ठीक है, जिसको हम के क्यू डिवाइड बाई आर बोलते हैं। मतलब हमें क्या क्या रखना है कि जिस चार्ज होगा क्यू, है ना, और जहां पर निकालना है पी पॉइंट पर वहां तक का डिस्टेंस कितना है ना, तो लिख लेंगे के, जिसके लिए 1/4πε0 इंटू, है ना, क्यू जो चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पी पॉइंट पर, उसका उस चार्ज को क्यू लिखेंगे एंड डिवाइड बाई आर, है ना। इस तरह से हम किसी चार्ज का पोटेंशियल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए के क्यू डिवाइड बाई आर। एक पॉइंट याद रखना यहाँ पर, एक पॉइंट आपको बता दूं यहाँ पर कि जब भी आप ये फॉर्मूला पुट कर रहे होगे ना, याद रखना जब भी आप ये फॉर्मूला पुट करोगे तो एक पॉइंट में याद रखना कि ऑलवेज, है ना, ऑलवेज चार्ज लिखना, ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज, यानी जो भी चार्ज होगा
ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज विथ साइन। मतलब अगर चार्ज पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है याद रखना। विथ साइन, साइन का मतलब होता है अगर पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस, नेगेटिव चार्ज है तो माइनस। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो यहाँ पे बताया मैंने कि अगर एक चार्ज रखा है यहाँ पर माइनस क्यू, पूछा बताओ इससे आर डिस्टेंस पर कितना होगा पोटेंशियल, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा उसको लिखेंगे माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर। क्यों लिखा माइनस साइन, ये माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर साइन था माइनस, इसलिए मैंने यह साइन माइनस लगाना पड़ा मुझे। तो देखना कि ऑलवेज पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज विथ साइन, साइन साथ लिखते हैं, ठीक है। तो सिंपल कभी आपका कहा कि एक चार्ज का कितना पोटेंशियल होता है तो हम उसका पोटेंशियल लिख सकते हैं, और रखना चार्ज का मतलब भी साइन पुट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अब तक मैंने जो बात किया था हम ये कह रहे थे कि एक चार्ज पहले कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे, है ना। तो एक पॉइंट हमारा कहाँ था, एक पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पे था। दूसरा पॉइंट कहाँ था, दूसरा पॉइंट हमारा एक चार्ज था, मतलब जहां पर हम एक चार्ज रखा उससे एक आर डिस्टेंस पर, मतलब एक चार्ज एक पॉइंट हमारा इन्फिनिटी पे होगा, दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी से कहीं भी हो सकता है। तो दैट मीन हमने क्या बोल दिया था कि हमारा एक पॉइंट तो फिक्स था इन्फिनिटी। अब हम बात करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अब हमारे पास जो 2 पॉइंट्स होगा, है ना, यानी एक फर्स्ट पॉइंट और जो सेकंड पॉइंट होगा वो यानी इन्फिनिटी पे नहीं होगा कोई पॉइंट। तो हम बात ऐसे करते हैं कि मान लो एक पॉइंट ए है ना, इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है ए, एक पॉइंट है बी, यहाँ पे कितना पोटेंशियल बी। और अगर हम किस क्यू चार्ज को, है ना, अगर हम एक चार्ज क्यू को हम ले जा रहे हैं, मान लो हमने कहा कि लेट्स सपोज मान लो कि अगर एक चार्ज क्यू को ए से बी ले जाएं तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अब तक हम वर्क कहाँ कर रहे थे, अब तक हम चार्ज को कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस कर रहे थे, अब तक हम चार्ज को डिस्प्लेस करते हैं इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक। अब हम कहाँ करेंगे, अब हम करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो यहाँ पर हम डिफाइन कैसे करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इस चीज को लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, बोलते हैं दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, है ना। वन पॉइंट मतलब ए टू बी, ठीक है, यानी वन पॉइंट का मतलब हो गया वन पॉइंट मतलब ए टू बी, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, है ना, वन टू बी मतलब ए टू बी ले जा रहे हैं हम चार्ज को, तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज इफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए टू पॉइंट बी, है ना, एज इन द फिगर, सो दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, ए से बी ले जा रहे हैं तो कितना आएगा, तो चेंज इन पोटेंशियल आएगा, उसको हम लोग डेल्टा वी लिखते हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए से बी, मतलब फाइनल कहाँ पहुंच गए बी, इनिशियल पॉइंट कहाँ था, स्टार्ट किया था ए से, पहुंचा फाइनल हमने बी पे। तो जब भी चेंज निकालना होता है तो हमेशा निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल पॉइंट हमारा बी हो गया और इनिशियल पॉइंट कहाँ है, इनिशियल पॉइंट हमारा ए है, तो फाइनल पॉइंट इज बी, इनिशियल पॉइंट इज ए, ठीक। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, याद रखना यहां पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी आर लिखते हैं, है ना, क्योंकि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। देखो याद रखना, मैं कह रहा हूं कि यहां पर जैसे आप आगे जाओगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है किसी चार्ज का आर पे, पढ़ा ना, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है आर पे, मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा। तो इसलिए हम जब पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं हमेशा तो लिखते हैं ई डॉट डी आर, डी आर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मतलब हम जिस चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो हम बहुत कम डिस्प्लेस करें, इतना, है ना, यहाँ से डिस्प्लेस किया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, इसे बोलते हैं डी आर। तो एक रिलेशनशिप याद रखना, कभी डायरेक्टली आपसे ये फॉर्मुला पूछा जाता है, तो ये फॉर्मुला आप क्या रखता है 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, और एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट और 1 मार्क्स क्वेश्चन के लिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये कि एक और रिलेशनशिप होता है हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का, कि इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। तो ये फॉर्मुला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये आपको एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछा जाता है और उस पर एक न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशनशिप क्या होता है, तो इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर बोलता है। बात करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं हम पता है कि द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज गिवन बाय v इक्वल टू 2x स्क्वायर। कह रहा हमारा जो पोटेंशियल गिवन है v, इसकी वैल्यू कितनी है, वो 2x स्क्वायर है, मतलब जो पोटेंशियल वो x पे डिपेंड कर रहा है, मतलब जैसे जैसे x चेंज करेगा हमारा पोटेंशियल भी चेंज करेगा। तो कह रहा है बताओ देन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट 2 मीटर, 0,3 मीटर, है ना, यानी एक्स एक्सिस में अगर 2 मीटर है, 0 और वाई एक्सिस में 0 मीटर है और जेड एक्सिस में 3 मीटर है, तो बताओ उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो मैंने बताया था फॉर्मुला सिंपल था, इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, यहाँ पर आर नहीं यहाँ पर एक्स लिखा है, लेकिन ये वी ये फंक्शन ऑफ एक्स, यानी वी जो वी है हमारा, मतलब कि हमारा जो पोटेंशियल है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्स से डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में। तो पुट करते हैं माइनस डी बाई डी एक्स, और जो पोटेंशियल लिखा है उसकी वैल्यू है 2x स्क्वायर, ठीक।
तो टू तो कॉमन, टू तो कॉन्स्टेंट है, वो बाहर चला गया टू, तो हो जाएगा -2 dx² डिवाइड बाई dx। ठीक है, और क्या होता है -2 × x² का कितना होता है, x² का जो डिफरेंशिएट करने पर वैल्यू आती है वो 2x हो जाती है। तो जो वैल्यू आ गई वो हो गया हमारा -4x, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो -4x होगा। हमसे पूछा कहाँ पर गया, x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 2 मीटर है, y कोऑर्डिनेट 0 है एंड z कोऑर्डिनेट हमारा 3 मीटर है। तो हमारा जो रिलेशनशिप आया इलेक्ट्रिक फील्ड का उसमें कौन है, उसमें से ओनली x है। तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा, हमें जो पुट करना पड़ेगा वो x = 2 मीटर यहाँ पुट करना पड़ेगा x की जगह। तो ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज E = -4 × 2 कितना हो जाएगा, आ जाएगा -8। अब बोल सकते हैं इसको वोल्ट पर मीटर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का अकॉर्डिंग होता है इसको बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा हो जाएगा -8 वोल्ट पर मीटर। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किस डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाएगा, क्योंकि ये साइन कैसा आ गया हमारा माइनस, है ना, माइनस मतलब होता है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है। अच्छा, एक्स में क्यों जा रहा है पूछोगे सर कि ठीक है सर माइनस साइन तो आया तो माइनस को हमने बोल दिया ये नेगेटिव एक्स नेगेटिव है, लेकिन एक्स एक्सिस से क्यों है, तो एक्स एक्सिस इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा था इसलिए। ठीक है, ये एक्स पे डिपेंड कर रहा था इसलिए बोला इसलिए नेगेटिव एक्स एक्सिस में ही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, तो अगर मैं कहूँ तो अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में बताते क्या इसको लिख सकते हैं, कभी कभी आपसे जेईई या नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है बोला कि इसको वेक्टर फॉर्म बता दो। तो वेक्टर फॉर्म जब हम लिखना पड़ेगा तो हम बोलते हैं E = है ना, बोलते हैं -8I, है ना, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आई का मतलब होता है यूनिट कैप, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, तो मतलब हो गया ये -8I का मतलब होता है 8 वोल्ट, मतलब 8 वोल्ट पर मीटर इन नेगेटिव आई मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। बात समझ आ गया। अब कहते हैं पोटेंशियल ड्यू टू ए हॉलो स्फेरिकल सेल, है ना, कि अब देखो हम कैसे कैसे रिलेशनशिप याद करेंगे और रिलेशनशिप से बहुत इजी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपने सब को पता होगा, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हॉलो स्फेरिकल सेल, प्रूफ किया था उसको हमने गॉस लॉ के हेल्प से। नहीं याद हो तो याद करो, हमने कुछ ऐसा एक डायग्राम बनाया था, है ना, और इस पर चार्ज ना था, जो टोटल चार्ज था हमने एज्यूम किया था कि इस हॉलो स्फेरिकल सेल पर जो टोटल चार्ज है वो कैपिटल क्यू है। कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू। और हमने कहा था ये जो हॉलो स्फेरिकल सेल है, खोखला जो सेल है, इसकी रेडियस आर है। तो हमें क्या क्या करना था, हमें फाइंड आउट करना था इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पर। एक तो हमें इस पॉइंट पर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। ठीक, दूसरा पॉइंट हमने लिया था बाहर पॉइंट, इसे बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। अब देखो अभी अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं। देखो कैसे, तो इसे जो मेनली पूछा जाता है वो आपसे इंपॉर्टेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट जो होगा सबसे ज्यादा वो आपके लिए इनर वाला इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है तो बताओ इनसाइड में पोटेंशियल कितना होता है। ठीक है, तो हम दोनों कैलकुलेट करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले हम इनसाइड में कितना होता है। ठीक है, तो इनसाइड लिए करते हैं कि देखो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए हॉलो स्फेरिकल सेल होता है वो 0 होता है। आपको याद होगा कि अंदर में कोई चार्ज नहीं है, अंदर कोई चार्ज नहीं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। सो बताओ देन व्हाट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल कितना होगा। तो हमें पता है कि E = होता है -dV/dr। ठीक, अच्छा देखते हैं, चलो माइनस, तो d/dr लिख दिया, और ये हो गया V। ठीक, अब देखो पूछा इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है 0। मतलब कि हम बोल सकते हैं यहां से कि दिस इंप्लाइज कि -dV/dr = 0 है। ठीक, मतलब कि बताओ पोटेंशियल क्या है। तो याद होगा हमें पता है ना, हमें याद होगा कि जब भी किसी चीज को डिफरेंशिएट करने पर 0 आ जाए, किसी चीज को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आ जाता है। तो किस चीज को डिफरेंशिएट करने पर 0 आता है, कांस्टेंट टर्म को। याद है ना, क्योंकि किसी भी आप कांस्टेंट टर्म को जब भी आप डिफरेंशिएट करोगे तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। मतलब कि यहां पर कांस्टेंट कौन है, दैट मींस बोल सकते हैं दिस इंप्लाइज जो पोटेंशियल है ये कांस्टेंट है, मतलब ये वेरी नहीं कर रहा है क्योंकि ओनली कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करने पर 0 आता है। अगर ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी, तो इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो KQ/R होती है, मतलब रेडियस के ऑफ हॉलो स्फेरिकल सेल होता है। मतलब कि इनसाइड अंदर में कहीं भी चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह फिक्स है। ठीक है, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताओ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड ए हॉलो स्फेरिकल सेल। तो कितना होता है, कांस्टेंट होता है, नॉट 0, कांस्टेंट होता है। और उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट की वैल्यू होती है KQ/R।
ठीक है, याद रहेगा जो पोटेंशियल होगा अंदर वो कांस्टेंट होगा और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो के क्यू डिवाइड बाई आर होती है। अब बात करते हैं आउटसाइड कितना होगा। तो आउटसाइड का जो हमारा पोटेंशियल आता है तो फॉर्मूला होता है आउटसाइड का, तो जो पोटेंशियल होगा आउटसाइड है ना वो होता है सिंपल के क्यू डिवाइड बाई आर। ठीक, कितना होता है सिंपल के क्यू डिवाइड बाई आर। क्यों, देखो बताता हूँ कैसे कि आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है हमारा के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें निकालना पोटेंशियल, हमें निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इक्वल टू कितना है, तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है पोटेंशियल कितना होगा। तो पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा वो होगा माइनस डीवी बाई, है ना, माइनस डीवी बाई डी आर। ठीक, फिर से क्या करना पड़ता है, इस पीछे हमको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो फाइनली आपको सिर्फ रिजल्ट याद होना चाहिए कि आउटसाइड कितना होता है के क्यू डिवाइड बाई आर, इनसाइड कितना होता है वो कांस्टेंट होता है और कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है हमारी माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर। इनसाइड, इनसाइड मतलब कहीं भी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, है ना। हमें पता डाइपोल का बारे में पढ़ा था लास्ट क्लास, यानी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 1 में, कि बड़े इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं तो इस टाइप के सिस्टम को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। अब कह रहा है तो हमने वहां पर फाइंड आउट किया था, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था चैप्टर नंबर 1 में कि एक डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यानी वहां पर दो चार्ज है, एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। सो दोनों का कंबाइंड फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा कुछ, तो हमने वहां पर कहा था एक्सियल पॉइंट, हमने कहा था, और हमने कहा था इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो हम यहाँ भी सिमिलरली हम फाइंड आउट करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन को पॉइंट को लोग बोलते हैं अक्षीय पॉइंट बोलते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि हमने कहा कि यहाँ पर दो चार्ज रखा है, एक चार्ज माइनस क्यू चार्ज रखा है और एक चार्ज का हमारा प्लस क्यू है, एक चार्ज माइनस क्यू हो गया, एक चार्ज हो गया प्लस क्यू। ठीक है, और इन लोगों के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है वो 2L है। ठीक है, अच्छा ओ को क्या बोला, ओ को हमने बोला इसका ओ इज द मिडिल पॉइंट, ओ क्या है, इसका मिडिल पॉइंट है। अब इसके मिडिल पॉइंट से देखते हैं, हमें एक आर डिस्टेंस पर, इसके मिडिल पॉइंट से आर डिस्टेंस पर मुझे क्या करना है, एक पी पॉइंट, एक पॉइंट पी है। कर इस पी पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना होगा इस टोटल सिस्टम का, मतलब क्योंकि एक चार्ज प्लस क्यू चार्ज एक माइनस क्यू चार्ज भी है। तो बड़ा सिंपल सा चीज है, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का, अभी मैंने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या बताया था, के क्यू डिवाइड बाई आर। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि चार्ज को मतलब साइन पुट करेंगे तो हम बोलते हैं कि लेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फ्रंटियर एट पी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इस प्लस क्यू चार्ज के चलते ही पी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, तो देखो क्या करता है, तो मुझे तो फॉर्मूला क्या था, के क्यू डिवाइड बाई आर। अच्छा देखो, तो के हो जाएगा, लिख लिया, चलो क्यू भी है, प्लस क्यू चार्ज है, मैंने यहाँ पर प्लस क्यू लिखा है। ठीक है, और अब डिस्टेंस निकालना क्यू से पी तक का। अब क्यू से पी तक का तो मुझे डायरेक्टली डिस्टेंस पता नहीं है। ठीक है, तो ये पी क्यू से पी तक का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो देखो अगर इस आर में से, है ना, इस आर डिस्टेंस में से अगर हम एल को सब्ट्रैक्ट कर दें, इतने पार्ट को, है ना, इस आर में से अगर हम आर को, इस एल लेंथ को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो ये लेंथ आ जाएगा हमारा। सिंपल सी बात है। तो मैं क्या किया, डिवाइड बाई आर माइनस एल कर लिया ताकि हमारा ये डिस्टेंस आ जाएगा क्यू से पी तक का। ठीक है, V1 हो गया। अच्छा देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर है, तो यहाँ कोई प्लस साइन या हम लोग ये कोई इसका कोई डायरेक्शन तो होता नहीं है। बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी, अब इसी पी पॉइंट पर एक और चार्ज का पोटेंशियल भी होगा, वो हमारा माइनस क्यू चार्ज है, यानी इस माइनस क्यू चार्ज का भी अपना कुछ पोटेंशियल इस पी पॉइंट पर है। तो क्या लिखेंगे, तो मैंने कहा था कि के क्यू डिवाइड बाई आर होता है, तो मैंने कहा था के इंटू क्यू, क्यू यहाँ पर माइनस है इसलिए मैंने यहाँ पर साइन लिखा है माइनस, है ना, ये चार्ज माइनस था चाहता इसलिए मैंने लिखा माइनस, यहाँ पर साइन लिखा, तो माइनस के क्यू डिवाइड बाई, अब क्यू से लेकर पी तक का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो देखते हैं कि क्यू माइनस क्यू से लेकर जो हमारा ओ तक का डिस्टेंस वो एल है ना, माइनस क्यू से लेकर ओ तक का डिस्टेंस एल है, और ओ से लेकर पी तक का डिस्टेंस कितना है आर। तो ये टोटल डिस्टेंस आर प्लस एल बोल सकते हैं, यानी आर प्लस एल हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस। तो V2 कितना हो जाएगा, यानी माइनस क्यू चार्ज का जो पोटेंशियल हो जाएगा माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस एल। अब जो टोटल पोटेंशियल होगा पी पे, उसको हम कैसे लिखते हैं, यानी बोल सकते हैं जो नेट पोटेंशियल पी पे होगा वो V1 प्लस V2 होगा। सिंपल सी बात है, सिंपली ऐड करना है ना, वेक्टर तो है नहीं कि हमें डायरेक्शन चेक करना पड़ेगा किधर लेफ्ट में कि राइट में, सिंपल स्केलर है, तो जो नंबर आ गया नंबर को सिंपल ऐड करना है। तो V1 के लिए हुई के क्यू डिवाइड बाई आर माइनस एल, और जो V2 की वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर प्लस एल, है ना, ये साइन ना माइनस था, या जो साइन माइनस है मैंने साइन यहाँ पर ये साइन लिखा है माइनस इसलिए। ठीक है, तो सॉल्व करते दोनों को, इसको सॉल्व करेंगे तो आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का जब लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर,
ऊपर रख के पूरी वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि सॉल्व मैंने कैसे किया है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, देखो एलसीएम लेने पर तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ऊपर ऊपर करोगे तो ऊपर के क्यू कॉमन आ जाएगा, ठीक, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा आर प्लस एल, ठीक है, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, फिर साइन आएगा माइनस, और ये आर माइनस एल यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा ये आर माइनस एल, ठीक। अब जब इस ब्रैकेट को जब पूरा आप ओपन करोगे ना, मैं कह रहा हूँ जब ब्रैकेट को पूरा ओपन करोगे तो के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर तो बाहर आ गया, ऐसा शेप पूरा बाहर आ गया। अब इस पूरे को सॉल्व करते हैं, आर प्लस एल और आर माइनस एल, जब सॉल्व करोगे तो देखना कि एक रहेगा आपके पास प्लस आर और जैसे आ जाएगा माइनस आर, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, और एल और ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस एल, तो एल प्लस एल बन जाएगा 2l, जो यहाँ पर मैंने लिखा है टोटल वैल्यू को, ठीक हो गया। अब याद करो कि मैंने कुछ कहा था कि डायपोल मोमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं, एक डायपोल मोमेंट को डिफाइन करते हैं चार्ज मल्टीप्लाई विद द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी एक चार्ज क्यू ले लेंगे और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना था, एल प्लस एल 2l हो गया था, तो क्यू इंटू 2l को हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट बोलते हैं, पी बोलते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर क्यू इंटू 2l को क्या लिख लिया के पी लिख दिया, डायपोल मोमेंट लिख दिया, हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है, फाइनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन का, ठीक। ये जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करता है, हमारा क्वेश्चन आता है कि अगर आर बहुत ज्यादा हो जाए, यानी जो आर डिस्टेंस में लिया ये आर डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाए एल के कंपेयर में, तो क्या सकती है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को हम सिंपल आर स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो हम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को सिंपली आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना, जहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर था वहां पर पुट कर देंगे हम आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, वी का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा केपी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मतलब कि एक डायपोल का जो पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर चलता है। तो ये पॉइंट क्या रखना कि एक डायपोल का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको हमेशा याद होना चाहिए, कितना होता है केपी डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक, बात याद रहेगा। बात करते हैं सेकंड हमारा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट। मतलब अब हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वो इस डायपोल के जो माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज हो गया, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस अगर ऊपर चले जाएं, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, जो डायपोल के बीचों बीच जाए और 90 डिग्री का एंगल बना दे, ठीक। तो यानी इस पी पॉइंट में मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट, बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना होगा, के क्यू डिवाइड बाई एक्स, क्योंकि जो प्लस क्यू चार्ज है वो कितने डिस्टेंस पर है, जो हमारा क्यू चार्ज है वो एक्स डिस्टेंस पर है पी से। तो फॉर्मूला क्या था, के पी के क्यू डिवाइड बाई आर था फॉर्मूला हमारा, तो यहाँ पर के इंटू क्यू हो गया, और ये डिस्टेंस कितना है पी से क्यू तक का एक्स है, तो लिखेंगे के क्यू डिवाइड बाई एक्स। सिमिलरली हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना एट पी ड्यू टू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पर माइनस क्यू चार्ज इसलिए कितना होगा, तो ये माइनस क्यू चार्ज हो गया, तो इसको लिखेंगे माइनस के क्यू, क्योंकि साइन चार्ज नेगेटिव था इसलिए मैंने लिखा साइन माइनस, और डिस्टेंस कितना है पी तक का, इसका डिस्टेंस एक्स ही रहेगा, दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो जो नेट पोटेंशियल होगा पी, उसका फॉर्मूला क्या होगा v1 प्लस v2, तो v1 की वैल्यू के क्यू डिवाइड बाई एक्स है और v2 की वैल्यू माइनस के क्यू डिवाइड बाई एक्स है, पुट करेंगे दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, आ जाएगा पोटेंशियल जीरो। तो इस रिजल्ट को याद रखना, ओनली प्रूफ नहीं आता है, ये सिर्फ रिजल्ट याद रखना। इससे पहले जो मैंने आया था वो प्रूफ आता है, लेकिन इसका ओनली रिजल्ट याद रखना, इसका प्रूफ नहीं आता है, ओनली रिजल्ट, ठीक है। कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर कहीं भी चले जाओगे तो पोटेंशियल कितना होता है, पोटेंशियल हमेशा डायपोल का जीरो हो जाता है, ठीक है। बात समझ आ गया यहां तक। बात करते हैं अब हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट, मतलब एक डायपोल के चलते किसी भी पॉइंट पर कितना होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो ये डिस्टेंस कभी आता नहीं एग्जाम में, इसका रिजल्ट याद रखना, लेकिन फिर मैं आपको एक बार डिस्टेंस करा दे रहा हूँ। थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा सा मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, इसलिए डरने की बात वैसा नहीं है, सिंपल सी बात समझाते हैं हो रहा है यहाँ पर। तो कह रहा है कि हमारे पास डायपोल है, ठीक है। डायपोल क्या होता है, एक चार्ज माइनस क्यू होगा ए पर रखा है और एक प्लस क्यू चार्ज रखा है बी पर, ठीक है। अब जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, वो हमारा पी पॉइंट पर फाइंड आउट करना है। अब ये पी पॉइंट है कहाँ पर, देखोगे ये पी पॉइंट इसके सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर है, ये डिस्टेंस अभी भी आर है, लेकिन ये पी पॉइंट है ना ही इसके एक्सियल पॉइंट पर है ना इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पर है। अब ये है कहाँ, तो कह रहे ये डायपोल के साथ, ये जो डायपोल का एक्सिस है उसके साथ ये कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटा डिग्री ना, थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब डायपोल का माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज, ठीक, और इसके सेंटर से थीटा एंगल बनाएंगे तो एक आर पॉइंट आ जाएगा, इस आर को अगर बनाएंगे तो पॉइंट पी मिलता है, इस पी पॉइंट पर कितना होगा पोटेंशियल, ठीक है। बात समझ आ गया, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। इस डायपोल के सेंटर से थीटा एंगल पे जाएंगे तो एक आगे आर जिसे जाते हैं इसके सेंटर से ऊपर
थीटा एंगल पे, तो पी पॉइंट मिलता है। पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। अब तो थोड़ा सोचो कि जब मैंने आपको बताया था पोटेंशियल का लिखने के लिए, तो हमें एक एक चार्ज का मुझे पोटेंशियल लिखना पड़ता है, सबसे पहली बात है। तो अगर आप देखोगे ये प्लस क्यू चार्ज है ना, तो इस प्लस क्यू चार्ज तो बी से पी का डिस्टेंस आर तो नहीं है, तो हो गई इस आर से तो कम है डिस्टेंस। वैसे अगर इस माइनस क्यू चार्ज को देखोगे, तो ये जो माइनस क्यू चार्ज है इसका अगर पी तक का डिस्टेंस देखोगे, तो ये डिस्टेंस आर नहीं है, आर से ज्यादा है। अब है कितना हमें नहीं पता, तो कहते थे लेट ए बी इज ए डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्ज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point which is at a distance r from the center, making an angle theta with the axis मतलब with the dipole axis। ठीक है, तो बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इस माइनस क्यू चार्ज के साथ कितना पोटेंशियल होगा इस पी पॉइंट पर, तो होगा वी ए, है ना, ए चार्ज ए पे रखा हुआ है, वी ए इक्वल टू माइनस के क्यू डिवाइड बाई आर वन। हमने क्या किया, हमने एज्यूम कर लिया कि डिस्टेंस आर वन है, तो कितना हो जाएगा माइनस के क्यू, माइनस इसलिए लिखा क्योंकि चार्ज नेगेटिव था, और डिस्टेंस ए से पी तक का डिस्टेंस आर वन है, लिखा आर वन। ऐसे ही बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, इस प्लस क्यू चार्ज का कितना का पोटेंशियल, तो चार्ज क्यू है तो जा के क्यू, तो हो जाए के क्यू, और इस डिस्टेंस को बी से पी तक का डिस्टेंस को हम आर टू मान लेते हैं, तो जा के क्यू डिवाइड बाई आर टू। ठीक, अब बात आता है कि अब हमें जो ये आर वन आर टू लिखा है, इसको मुझे आर और थीटा का टर्म लिखना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं कि बी से एम तक हमें बनाते लाइन, है ना, ये सच दैट की एंगल हो जाए 90 डिग्री। ठीक, वैसे ही इस ए से एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, ये ताकि एंगल हो जाए 90 डिग्री, इसे पॉइंट को बोला हमने एन। ठीक, अब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा। ठीक है, इसे बोलते हैं अल्टर्न वर्टिकल ओपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ठीक, अच्छा, अब थोड़ा सा देखो तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो बी से पी तक का डिस्टेंस है, क्या वही पी से एम तक का डिस्टेंस है, लगभग इक्वल है ना। अब लगा कि दोनों लगभग लग रहा है इक्वल है, ऐसे ही। वैसे ही अब क्या लग रहा है कि जो P से N तक का डिस्टेंस है ना, ये PN से N तक का डिस्टेंस है, क्या वही A से P तक का डिस्टेंस नजर आ रहा है दोनों, कि A से P तक का डिस्टेंस वही है जो N से P तक का डिस्टेंस है, दोनों इक्वल लग रहे हैं। तो हाँ, हो सकता है, लेकिन होगा कितना। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करें, इस PV निकालना है, तो PV इक्वल टू बोल सकते हैं PM है ना, हम बोल सकते हैं कि PV इक्वल टू क्या है, PM नियरली, तो हम बोल सकते हैं PB इज इक्वल टू है हमारा PM। ठीक है, PB इक्वल टू हमारा है PM, एंड सिमिलरली बोल सकते हैं कि हमारा जो P से N तक का डिस्टेंस है PN, वो नियरली इक्वल टू PA है। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे, देखो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, छोटा सा करता कंस्ट्रक्शन, है ना, कि जहां पे जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये ट्रायंगल बन दिखाता हूं, कि अगर मान लो अगर ये लेंथ अगर A हो जाए, है ना, इस डायपोल का लेंथ मान लो अगर ये A है, हाफ लेंथ ये A है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर A है। ठीक, तो एक देखो ट्रायंगल बनाता हूं मैं OMB, है ना, देखो ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास OMB ऐसा। ठीक, ये पॉइंट हमारा M है, ये पॉइंट हमारा O है, ये पॉइंट हमारा B है, ये एंगल थीटा है, और ये डिस्टेंस है जो हमारा A है। ठीक है, इस ट्रायंगल से बोल सकते हैं क्या कि cos थीटा, है ना, cos थीटा इज इक्वल टू, देखो ये 90 डिग्री है, तो cos थीटा को बोल सकते हैं क्या, OM डिवाइड बाई OB है। ठीक है, या बोल सकते हैं कि cos थीटा इक्वल टू OM डिवाइड बाई OB A है, या बोल सकते हैं कि जो OM है उसकी वैल्यू A cos थीटा है ना, बोल सकते हैं कि OM की जो वैल्यू कितनी है, वो A cos थीटा है। अगर ये A cos थीटा है, तो अगर मुझे लिखना है PM की लेंथ, तो PM को हम और कह सकते हैं, तो क्या PM को हम बोल सकते हैं कि दिस PM इज इक्वल टू, है ना, मुझे अगर इस P से M तक लिखना है, तो कैसे PO माइनस OM बोल सकते हैं, PO माइनस OM, देख लो ना, मैंने क्या किया, मैंने कहा PO माइनस PM। अच्छा, P से O तक का डिस्टेंस कितना है, P से O तक का डिस्टेंस वो हमारा R है। ठीक है, और जो हमारा जो हमारा OM का डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, तभी A cos थीटा आया था। ठीक, और अभी मैंने PB या PM को ही क्या बोला था, इसी को तो मैंने अभी R2 बोल कर रखा था थोड़ी देर पहले, देख लो वहां पर R2 लिखा है PM को या PB को, जो PB है जो PM है यही तो हमारा R2 है। तो हम बोल सकते हैं कि जो R2 की वैल्यू वो PO माइनस OM है, यानी इसको बोल सकते हैं कि जो R2 की वैल्यू PO मतलब R है, और जो OM है वो हमारा अभी A cos थीटा आ गया, तो R2 को हम लिख सकते हैं R माइनस A cos थीटा। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो R1 की वैल्यू होगी वो R प्लस A cos थीटा होगी, है ना। इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना होता चीजें। ठीक है, रखना कि हम जब R2 को लिखेंगे तो R2 हो जाती है R माइनस A cos थीटा, और जो R1 होगा वो R प्लस A cos थीटा हो जाएगा। दोनों रिजल्ट याद रखना, क्योंकि हमें यही R1 एंड R2 की वैल्यू चाहिए थी। ठीक
ठीक है। तो ये जो R1 और R2 की वैल्यू आई है वो हमारा R और A और थीटा के टर्म में है दोनों। इसमें R है, थीटा भी है, R2 में भी देखोगे R है, A है, थीटा भी है। तो बोल सकते हैं कि जो अब नेट पोटेंशियल होगा बोल सकते हैं VA प्लस VB, है ना। तो जो टोटल पोटेंशियल होता है उसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं सिंपल। तो सिंपल हमने ऐड किया तो KQ डिवाइड बाई 1 माइनस R2 माइनस 1 बाई R1 हो गया। सिंपल सी बात है, हमने दोनों को ऐड किया है तो KQ हमने कॉमन निकाल लिया, तो इसमें बच जाएगा 1 बाई R2 और ऊपर बच जाएगा माइनस 1 बाई R1 हो जाएगा। अब R2 और R1 की मुझे वैल्यू पुट करनी है, तो R2 की वैल्यू है वो R प्लस A cos थीटा है और R1 की वैल्यू A प्लस A cos थीटा है, ठीक है। तो हम क्या करें, वहाँ पर सिंपली हमने वैल्यू पुट किया है, ये R2 था तो R2 की जगह हमने पुट किया R माइनस A cos थीटा और R1 की जगह हमने पुट किया R प्लस A cos थीटा। दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा ये R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos थीटा। हम बोल सकते हैं ये A प्लस ये A माइनस B इंटू A प्लस B है, इसका एलसीएम लेंगे तो ठीक है। ऊपर जब नंबर को सॉल्व करते हैं तो तब आएगा हमारे पास पूरा। इसको अगर हम और सॉल्व करना चाहे तो यहाँ से R से R का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितना हो जाएगा KQ इंटू A cos थीटा और A cos थीटा ऐड करके बन जाएगा 2A cos थीटा डिवाइड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब एज्यूम कर लेते हैं कि अगर कहते हैं अगर इफ, है ना, इफ बोलते इफ अगर R की वैल्यू बहुत ज़्यादा अगर A से हो जाए ना, हम बोले अगर इफ लेट सपोज इफ ये जो R की वैल्यू है वो A से बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस सिंपल हम बोल सकते हैं कि जो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं सिंपली R स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर सिंपली इसको लिख दिया R स्क्वायर। और एक चीज अब याद रखना कि Q इंटू, है ना, अभी मैंने कहा था Q चार्ज मल्टीप्लाई विद द लेंथ ऑफ डाइपोल करते हैं तो इसे हमारा डाइपोल मोमेंट आता है, इसको हम P बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, इसका हम जानते हैं कि सिंस जो P की वैल्यू होती है डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला होता है वो Q इंटू 2A होता है। तो जो Q इंटू 2A था उसको हमने क्या लिख दिया, उसको हमने P लिख दिया यहाँ पर सिंपली, है ना, इसको हमने P लिख दिया। तो बन जाएगा KP cos थीटा और R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को हमने सिंपली R स्क्वायर लिख दिया। तो ये बन गया हमारा फाइनल फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। और इसी को हम लिखते हैं, इसी चीज को हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म लिखते हैं, है ना। इस तो K इंटू P डॉट R डिवाइड बाई R क्यूब, जहां पर P क्या है, डायपोल हमारा एक वेक्टर है और जो R था वो भी हमारा एक वेक्टर है। अब बीच में क्या है, इनका डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, A डॉट B का फॉर्मूला था AB cos थीटा। तो हमने यहाँ पर वही लिखा है, इसको हमको रीअरेंज करके लिखा है। तो ये तो रिजल्ट है, आपको याद होने चाहिए, दोनों रिजल्ट सिर्फ याद होना चाहिए अच्छे तरीके से, ठीक है। इसे याद करना, रिजल्ट को हमेशा याद रखना है, ओनली रिजल्ट, नो डेरिवेशंस। आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। यहाँ पर बात समझ आ गया यहाँ पर। तो आप स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक बोलते हैं वर्क डन ड्यूरिंग रोटेशन ऑफ ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी डाइपोल को, इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है तो उसको रोटेट करने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने आप रोटेट नहीं करता है। जैसे एक गेट बोल सकते हो ना, एक गेट है, एक डोर है, जिसको अगर मुझे घुमाना है, उसे अगर रोटेट करना है तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ता है, हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ता है ना। और फोर्स लगाएंगे तो एक, और वो अगर रोटेट करेगा तो एक टॉर्क लगेगा। तो क्या है, कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा इस डाइपोल को रोटेट करने के लिए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डाइपोल है ना, डाइपोल देख लेते हैं, डाइपोल किस टाइप का है डाइपोल। तो कहते हैं एक डाइपोल है, ये रहा डाइपोल, ठीक है। वो मान लो पहले की उस पर वो θ1 एंगल पर था, ठीक है। कितना एंगल था पहले, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल बना था वो θ1 था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पहले, ठीक है। हम चाहते हैं इसको θ1 से रोटेट करके तो θ2 तक ले जाए, है ना, इस पोजीशन तक ले जाए। तो हम चाहते हैं कि पहले जो ब्लू कलर से बनाया था पहले इस पोजीशन पे था, और फाइनली इसको हम रेड कलर वाले पोजीशन तक ले जाना चाहते हैं घुमा के ऐसे। तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ आ गया कि हमें कितना वर्क करना पड़ेगा इस डाइपोल को इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक रोटेट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो बात करते हैं कि व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल थीटा टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, कह रहा है जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है सच दैट कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा डिग्री हो, तो उस समय उस पर जो टॉर्क लगता है, उस टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin थीटा, है ना, जो कि हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में ड्राइव किया था टॉर्क का फॉर्मूला, है ना। तो उसमें टॉर्क का फॉर्मूला कहता था PE sin थीटा। अब बात कर रहा है कि हमें किसे कहां से कहां घुमाना है, तो कह रहा है कि we have to find the work done in rotating the dipole from θ1 to θ2। मतलब हमें कुछ रोटेट करना, वो θ1 डिग्री एंगल से θ2 डिग्री एंगल तक हमें रोटेट करना है। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, पता है। और जब हम बात करते हैं किसी चीज को जब हमें रोटेट करना पड़ता है तो जो वर्क का फॉर्मूला आता है वो आता है टॉर्क मल्टीप्लाई विद द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ठीक है। अब देखो ये टॉर्क है ना, ये टॉर्क डिपेंड करता है थीटा पे, यानी जैसे थीटा चेंज करेगा ये टॉर्क
चेंज करेगा। मतलब हमें इस टाइप के वर्क को निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टॉर्क का फॉर्मूला आएगा डब्ल्यू, जो वर्क का फॉर्मूला आएगा, वर्क का फॉर्मूला होता है टाउ डी थीटा, है ना। क्यों? क्योंकि जो टॉर्क है, टॉर्क का फॉर्मूला कितना है, पी ई साइन थीटा। मतलब कि ये जो थीटा है, जो टॉर्क है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्मॉल वर्क निकालते हैं। जब एंगल थीटा था, है ना, उस थीटा से इसको हम डी थीटा का रोटेट करते हैं, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना। तो जब एंगल थीटा था, उस थीटा से एंगल पे हम थोड़ा सा रोटेट करते हैं कि एंगल चेंज होकर डी थीटा हो जाए, चेंज होकर, है ना। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ये स्मॉल वर्क होगा। इस स्मॉल वर्क की वैल्यू फॉर्मूला होगा टाउ इंटू डी थीटा, ठीक। अब हमें कहां से कहां रोटेट करना है, तो हमें जो एंगल दिया था वो θ1 से θ2 तक ले जाना है एंगल। तो हमें इंटीग्रेशन कहां से कहां करेंगे, अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो वी हैव टू फाइंड टोटल वर्क डन, देन वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम θ1 टू θ2, है ना। और ये हो गया हमारा वर्क ना, टाउ डी थीटा, ठीक। अब टॉर्क की वैल्यू कितनी थी, यहां से देखो इक्वेशन 1 से हमारा जो टॉर्क की वैल्यू है वो पीई साइन थीटा है इक्वेशन 1 से। तो इक्वेशन 1 से हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब पी तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर चला गया, ठीक है। ये जो और क्या बच जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो याद रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, है ना, को जब इंटीग्रेट करते हैं डी थीटा के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन करने पर जो टर्म आता है वो माइनस कॉस थीटा होता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इसकी वैल्यू को पुट कर दी, ठीक है। तो हो गया माइनस कॉस थीटा, θ1 से θ2। इस माइनस को हमने क्या किया, इस माइनस को लिख लिया बाहर, तो हो जाएगा कॉस थीटा और यहाँ θ1 से θ2, ठीक। अब देख सकते हो इसको पहले क्या करते हैं, पहले यहाँ पे थीटा का जगह क्या पुट करना पड़ेगा, तो जहाँ पे पहले थीटा लिखा है वहां पर पुट करना पड़ेगा अपर लिमिट θ2, फिर लिखते हैं माइनस। अब इस थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, अब इस थीटा की जगह पुट करेंगे हम इनिशियल एंगल θ1, ठीक। और चाहो तो क्या कर सकते हैं कि इस माइनस साइन को हम अंदर ले जाते हैं, तो इस माइनस साइन को जैसे हम अंदर ले जाओगे तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा प्लस कॉस θ1। और ये माइनस था, इस प्लस कॉस थीटा था अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो ये प्लस कॉस थीटा इंटू माइनस बन जाएगा माइनस, है ना, माइनस कॉस थीटा 2। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वर्क डन का, वो हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन टू रोटेट ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है। θ1 θ2 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो स्टेट बोर्ड के लिए तो बस ये डिस्टेंस आ सकता है, सीबीएसई बोर्ड के लिए जो पूछा जाता है वहां पर आपको वो θ1 और θ2 दिया जाता है। कैसे दिया जाता है आपको बाद में बता देंगे। आपको इनिशिएटिव जब हम आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि θ1 होता है इनिशियल एंगल, θ2 होता है हमारा फाइनल एंगल, ठीक है। और एक पॉइंट याद रखना कि जब मैंने कहा था कि जब हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, है ना, जब हम बात करते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो थीटा 0 डिग्री होता है। जब हम बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, तो उसमें जो थीटा की वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। इसको अपने माइंड में याद रखना है हमें। ये छोटा सा हमारा एक डेरिवेशन था जो एग्जाम में आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स में देखने को मिल सकते हैं। तो ये छोटा सा एक डेरिवेशन था जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये डेरिवेशन थोड़ा सा कर लेना कभी कभी, पर छोटा सा डेरिवेशन है, कुछ खास इसमें है नहीं, तो इस डेरिवेशन कर लेना, ठीक है। तो ये 2 और 3 मार्क्स में आता है जनरली क्वेश्चन, ठीक है, वर्णन कर लेना। बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो अब मैंने कहा ना कि अब अगर हमने वर्क किया, अगर मैंने डायपोल को भी रोटेट किया था, तो रोटेट करने पर क्या होगा, तो हमारा कुछ एनर्जी लॉस होगा, ठीक। अब दैट मीन्स कि हमने वर्क किया है, हमने वर्क किया तो हमारी एनर्जी लॉस होगी। तो हमने भी पढ़ा ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आखिर जो मेरी एनर्जी लॉस हुई, जिसको हमने वर्क करने के लिए यूज किया था, तो वो एनर्जी किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी, तो हमने तो जो हमारी एनर्जी थी वो पहले कन्वर्ट हुई वर्क में, और वो जो वर्क हुआ वो किस में कन्वर्ट हो गया है, वो हो गया है, वो एनर्जी कहाँ चली गई है, वो एनर्जी चली गई हमारे डायपोल में, है ना। और डायपोल में जब एनर्जी आ गई है, इस एनर्जी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा सिंपल तरीका है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि द वर्क डन, है ना। मैंने कहा कि इसमें एनर्जी कहां से आएगी, जो हम वर्क करेंगे, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द वर्क डन इन रोटेटिंग ए डायपोल फ्रॉम ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड टू ए गिवन डायरेक्शन। मतलब याद रखो कि यहां पर हम जो डायपोल रोटेट करेंगे वहां कहां से कहां करेंगे, तो उसको रोटेट करना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन से, है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल परपेंडिकुलर हो, ठीक है, तो उसमें थीटा कितना होगा अभी बात करते हैं। तो जब दोनों के बीच का एंगल रहेगा परपेंडिकुलर 90 डिग्री, उस समय से हम रोटेट करेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि जो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस डायपोल में, वो किससे इक्वल होगा, वर्क डन बाय अस, जो हमने वर्क किया था, जो हमने वर्क किया उसके इक्वल होगा। अच्छा, कहां से कहां करना, तो बोला कि फ्रॉम ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, मतलब जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, जब θ1 की वैल्यू होगी आपकी 90 डिग्री, ठीक है। और कहां से रोटेट करना में, जब θ2 की वैल्यू कितनी हो जाए, थीटा हो जाए, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, वही हमने किया, फिर इंडिकेशन किया है कहाँ, θ1 90 डिग्री से थीटा तक, तो जगह पीई साइन थीटा डी थीटा,
अब इसको हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये पी ई बाहर आ जाएगा, ठीक। और इसको जब पूरा आप सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा माइनस कॉस थीटा बन जाएगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन 90 डिग्री से लेकर आप थीटा तक। तो फिर ये हो जाएगा, आप माइनस बाहर लेना तो बन जाएगा माइनस पी ई, और वैल्यू पुट करोगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 90, ठीक है, हो जाएगा। अब यहाँ जब वैल्यू को पुट करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस पीई, और पी हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 की हो जाती है 0, है ना, इसके लिए कितनी होती है 0। तो हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो यहाँ के बाद यहाँ है, सेम चीज़ है। तो इसको लिख सकते हैं माइनस पी कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई, ना, इसको लिख सकते हैं माइनस पी डॉट ई। तो हमारा जो वर्गन का जो फॉर्मूला आएगा, यानी हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा यू इक्वल टू माइनस पी ई। अब देखो बात आता है कि 90 डिग्री से हमने क्यों रोटेट किया था, है ना, क्योंकि जब 90 डिग्री पे रखोगे ना तो इसमें इसका जो एनर्जी होगी वो जीरो, उसमें जो एनर्जी होगी वो जीरो होगी, ठीक है। क्यों हमने किया था, क्योंकि हमें चाहता है कि जब इनिशियल इसकी एनर्जी जीरो हो, क्योंकि ये जो हम एनर्जी कैलकुलेट किया ना ये होता है हमेशा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम कभी एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, हम हमेशा कैलकुलेट करते हैं चेंज। तो चेंज के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दो वैल्यू चाहिए, एक इनिशियल चाहिए और एक फाइनल चाहिए। तो हम एक इनिशियल वैल्यू को ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो सिंपल सा हो। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि हम वो एंगल लेंगे पहला जहां पर इनिशियल एनर्जी जीरो हो जाए, ठीक है। तो वो कब होता है, जब एंगल कितना होता है, जब एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर हमने वही चीज किया है कि एक्चुअली जो फॉर्मूला था वो जो यू का फॉर्मूला है ये यू फाइनल माइनस यू इनिशियल है, ठीक है। सिंस जो यू फाइनल वो यू हो गया है और यू इनिशियल हो गया है 0, तो क्या बन जाएगा यू। तो जो टोटल एनर्जी आएगी वो यू के बराबर होगा, इसलिए हमने आपको यहाँ से लिखा है। तो डायरेक्टली आपको कुछ लिखना नहीं है, आपको डायरेक्टली आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, है ना, यहाँ से यहाँ पर जाना, फिर यहाँ से आगे बढ़ जाना यहाँ तक, ठीक, बात समझ जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फिर से याद रखना कि जो थीटा होगी ये थीटा आपको कहा जाएगा स्टेबल लाइन के लिए 0 डिग्री और अनस्टेबल डिग्री के लिए और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए 180 डिग्री। बाकी छोटा सा प्रूफ है, आप तो कर सकते हो एग्जाम में। बात करते हैं, हमारा टॉपिक आज का लास्ट है, इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो जैसा आपसे भी कोई नाम से पता चल रहा होगा कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस है क्या, है ना। तो इक्वी मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल मतलब विभव बोलते हैं, और सरफेस मतलब सतह बोलते हैं। मतलब एक ऐसा सरफेस है जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है। बात समझा क्या, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर आप चले जाओ तो हर जगह पर पोटेंशियल इक्वल होगा, ऐसे सरफेस को हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो क्या कहते हैं, ए सरफेस ओवर विच पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी मैंने कहा कि एक ऐसा सरफेस जहां पर इसके कि एक ऐसा सरफेस ओवर विच जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम हो, ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। याद रखना ये क्वेश्चन आपको 2 और 3 मार्क्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इसकी प्रॉपर्टीज पूछी जाती है, वो भी बताएंगे क्या क्या। तो बात करते हैं कि अब जैसे बात किया कि मान लो हमने बताया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जो मैंने बनाया है अभी ब्लैक कलर से, हमारा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हम एक प्लेन बना ले ना, इस हम क्या करते हैं, इसको प्लेन से काट लेते हैं, है ना। इस क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर परपेंडिकुलर होगा तो इस हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा, है ना। ये जो बनाया पीले कलर से, इसके हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, वो V1 होगा। वैसे अगर मैं एक और सरफेस लेते हैं, दूसरा सरफेस, है ना, तो ये सरफेस दूसरा है। देखो अलग अलग सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग होगा, लेकिन किसी एक सरफेस के किसी 2 पॉइंट पर पकड़ लो तो पोटेंशियल सेम रहता है। जैसे बात करते हैं कि मान लो हमने एक पॉइंट लिया ए और एक पॉइंट लिया मैंने बी, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों का पोटेंशियल सेम रहेगा, बोल सकते हैं, यानी कि जो ए का पोटेंशियल होगा वही बी का पोटेंशियल होगा। वैसे बात करते हैं कि मान लो हमने एक यहाँ का लिया, इस पॉइंट को हमने बोला पी और इस पॉइंट को हमने बोला क्यू, तो जो पोटेंशियल पी का होगा वही पोटेंशियल क्यू का होगा। और हमने लिखा था कि जो पहला पोटेंशियल है, पहला सरफेस की पोटेंशियल कितनी मानी हमने, V1 माना है, तो एक पॉइंट का पोटेंशियल बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा और वो V1 के इक्वल होगा। सिमिलरली जो पी पॉइंट का पोटेंशियल है और जो क्यू पॉइंट का पोटेंशियल है वो सेम है और वो V2 के इक्वल है। तो बात सिंपल समझ आनी चाहिए, आपको ये बस डायग्राम बना के आना पड़ेगा। तो बोलते हैं ये किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस टाइप को बोलते हैं हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसका शेप कैसा होता है, उसका जो शेप होगा, यानी ये जो शेप है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेन्स। कैसा होता है ये, पैरेलल प्लेन्स होते हैं। तो कभी आपसे पूछा जाए कि बताओ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता है, तो उसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो शेप होगा वो पैरेलल प्लेन्स हो जाता है। इस पॉइंट को याद रखना। ऐसे ही बात करते हैं, एक पॉइंट चार्ज की बात करते हैं। मैंने बोला कि एक सेंटर पे एक चार्ज रखा है ना, एक चार्ज कैसा है, पॉइंट चार्ज। तो अगर एक पॉइंट चार्ज होगा, ठीक, एक पॉइंट चार्ज होगा,
तो हमें पता है जो पॉइंट चार्ज हो गया, मान लो चार्ज अगर पॉजिटिव है, अगर यहाँ पर चार्ज मान लो अगर पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होती है, रेडियली आउटवर्ड, मतलब जो एरो से बना हुआ है। तो ये सब क्या है, ये सब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। मतलब हमने कहा कि जो एरो बनाया ये क्या है, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होता है क्या, एक से बोलते हैं अगर हम इस डॉट डॉट से बनाए, तो जो मैंने डॉट डॉट से बनाया ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है कि इस एक सरफेस पे, मतलब इस रेड वाले पे आप कहीं भी चले जाओ, इस रेड वाले स्फीयर पे आप कहीं भी चले जाना, ये स्फीयर है, तो हर जगह का क्या रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। वो कितना, मान लो V1। ऐसे ही एक और सरफेस है हमारा बाहर में, जिसका मान लो कलर कैसे मान ले, ये बनाए ब्लू कलर से, है ना। तो जो बाहर वाला जो हमारा बना स्फीयर, इस ब्लू वाले स्फीयर पे किसी पॉइंट पे चले जाओ, हर जगह का इस ब्लू वाले पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा जो V2 के इक्वल होगा। यानी बोल सकते हैं V1 एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसी तरह से बोलेंगे V2 भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हाँ, दोनों सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग होगा, लेकिन इस रेड वाले में कहीं भी चले जाओगे किसी पॉइंट पर तो पोटेंशियल सेम रहेगा। बात समझ आ गई। तो इस टाइप का अगर पॉइंट चार्ज होगा तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा होता है, तो याद रखना कि अगर पॉइंट चार्ज हो तो पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, इसका जो शेप होता है, ये इसको बोलते हैं, ये कोसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू में आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ ए व्हाट इज द शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए पॉइंट चार्ज। तो याद रखना पॉइंट चार्ज का जो भी पॉइंट चार्ज का जो भी हमारा जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसका शेप कैसा होता है, वो एक कोसेंट्रिक स्फीयर होता है। बात आता है, छोटी सी ये टॉपिक था। बात करते हैं कि अब कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी से बहुत इंपॉर्टेंट है और एटलीस्ट फॉर द सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है, बोर्ड के एग्जाम के भी, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड, जैक बोर्ड, बिहार बोर्ड, कोई बोर्ड हो, तो इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। तो कहता है कि फर्स्ट हमारा जो डायग्राम बना है वो बना है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल, है ना। एक डाइपोल के इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये शेप है। ठीक है, तो देखना कि जो डाइपोल होगा, यानी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, यानी एक चार्ज अगर रहेगा नेगेटिव तो दूसरा चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप कैसा था, वैसा कोई कोसेंट्रिक स्फीयर्स होता है। तो इस शेप को याद रख लेना। ठीक, बात करते हैं सिमिलरली हमारे पास जो अगर दो पॉइंट चार्ज है ना, टू आइडेंटिकल अगर पॉइंट चार्ज है, ये बी डायग्राम देखते हैं, बी की बात करते हैं, तो क्या है, ये दो आइडेंटिकल क्या है, पॉइंट चार्ज है। ठीक, तो इनके जो इक्विपोटेंशियल सरफेस का शेप होगा कुछ इस टाइप से होगा। तो दोनों में आपको डिफरेंशिएट क्रिएट करने आना चाहिए। ठीक है, शेप क्यों होता है इसका भी लॉजिक है, अभी बता नहीं रहा हूं, फिलहाल इस शेप को बस आप याद हो गए। जो ए डायग्राम है वो आपका एक डाइपोल के लिए है, आपका जो बी डायग्राम है ये आपका दो इक्वल आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, बना हुआ है सरफेस। वो ऐसे इस आपका लूप टाइप से, यानी इस टाइप का आपको सर्कल बना के आना पड़ेगा। ये क्या आपके, ये आपके सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ठीक, बात याद रहेगा। और लास्ट आता है हमारे पास कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, रखना ये क्या है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो ये क्या है, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है। तो मैंने कहा था कि जो 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो उसमें आपसे कभी कभी प्रॉपर्टीज भी पूछ ली जाती है। तो कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। कैसे, तो मान लो अगर मैंने बनाया, अगर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना, अगर ये एक पॉइंट चार्ज मान लो यहाँ पर, तो अगर ये पॉइंट चार्ज है तो ये इसका बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसा। ठीक है, ऐसा होता है। तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो कैसा होगा, तो वो होता, मैंने बताया था भी, कोसेंट्रिक स्फीयर्स ऐसे बनाया था। ठीक, तो अगर थोड़ा ध्यान दोगे तो दिखना पड़ेगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और जो हमारा बनाया था वायलेट कलर से, जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस जो सर्कल के क्रम में है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ये रेड कलर का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो क्या इनके बीच का जो एंगल होता है ये हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है, हमेशा ये परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा किसके बीच का, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का, ऐसा। ठीक है, पॉइंट रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका ये फर्स्ट पॉइंट। ठीक, बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट निकलता है कि नो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्रॉसेस ईच अदर, यानी कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। देखो कैसा भी, जो मैंने अभी आपको एक डायग्राम बनाया था एक पॉइंट चार्ज का, तो देखो मैंने अभी एक पॉइंट चार्ज का मैंने बनाया था इक्विपोटेंशियल सरफेस, कि अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा कैसा होगा, एक तो ऐसा होगा। ठीक, जो दूसरा होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। मतलब देखो कि ये दो मैंने जो सरफेस बनाया है सर्कल का ना, जो मैंने दो स्फीयर्स बनाए हैं, एक बनाया मैंने ब्राउन कलर का, एक बनाया मैंने रेड कलर का, ये दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब काटेंगे नहीं, है ना, हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। तो इस पॉइंट को याद रखना। ठीक है, कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती है।
और थर्ड एंड लास्ट पॉइंट बोलता है कि इफ ए चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस देन वर्क डन। कह रहा है कि मैंने कहा कि मान लो अगर ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, मतलब कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट मान लो मैंने कहा बी है, और मान लो हम किसी चार्ज को ए से बी ले जाते हैं घुमा के, है ना, ऐसा हम एक चार्ज को ले गए, शिफ्ट कर गए यहाँ से एक क्यू चार्ज को। तो कह रहा है बताओ अगर ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो एक पॉइंट का पोटेंशियल ए है, बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, बी भी है। ठीक, सिंस ये दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए से बी ले जाएंगे किसी चार्ज को, तो ए से बी से अगर हम किसी चार्ज को ले जाते हैं तो उस पर जो वर्क डन हमें करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला होता है जिस चार्ज को ले जाएगा उसका क्यू इंटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, यानी फाइनल पॉइंट हमारा बी था तो वहां का पोटेंशियल, माइनस कहां से हम ले जा रहे थे, ए पॉइंट से, मतलब इनिशियल पॉइंट हमारा ए था तो माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल लिखना पड़ता है। तो जो क्यू इंटू वी बी माइनस वी है। ठीक, फाइनल माइनस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। सिंस दोनों का वैल्यू इक्वल है तो दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। अगर दोनों वैल्यू सेम हो गई है तो दोनों क्या हो जाएगा, दूसरे को कर देगा कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा, जीरो। यानी याद रखना कि वर्क डन, यानी किसी अगर इस सरफेस पे अगर मैं वर्क डन करना पड़ा इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे तो वर्क डन कितना होता है, मैं जीरो, मतलब कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। इस पॉइंट को रखना, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट तो कह रहे से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इस पॉइंट लिखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो फर्स्ट पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस का सब कुछ था हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो कर लेना, है ना। इंस्टाग्राम है आपका, टेलीग्राम में हमारा चैनल है, ग्रुप है, वहाँ पर फॉलो कर लो, वहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। यूट्यूब तो आपके सामने है ही, यूट्यूब पे आप फॉलो कर लेना। फेसबुक पर यूज करते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी यूट्यूब चैनल को है सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, बाकी हम लोग फिर मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा होगा इसी चैप्टर का अगला पार्ट होगा, इसमें बोलेंगे कैपेसिटर्स।